नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी हड़प्पा से पहले किस प्रकार से लोग ज्ञात अपने सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते थे और फिर कैसे हड़प्पा शहरी नगरीय सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। और उसके बाद हम अब जाना चाहते हैं अर्ली वैदिक एज में। उससे पहले मुझे विचार आया कि क्यों ना हम बात करें हड़प्पा कालीन समकक्ष इस अपनी अर्थ पे और कौन कौन से सिविलाइजेशन आ चुके थे या आ रहे थे। ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। दुनिया खाली भारत में तो बसती नहीं है। अगर हम समग्र स्टडी करें तो ये हमारी सोच को सही मायने में एक वाइड विज़न देगी कि हाँ, नोन वर्ल्ड में क्या हो रहा था और उसी वक्त अपने आज के इंडिया में क्या हो रहा था। तो हमारा कोरिलेशन और उनसे प्रभावित होने वाली घटनाओं का असर दोनों सही से ज्ञात हो पाएगा। और हम ऐसा हर एक एज के एंड में करेंगे, ऐसा अपना फॉर्मेट रखेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान की बात कर ली, उसके बाद हिंदुस्तान के चारों ओर और जो सभ्यताएं थी उनमें क्या क्या हो रहा था, जिसका आने वाले समय में भारत पे, जैसे हम सब जानते हैं, कितना बुरा असर या थोड़ा बहुत अच्छा असर भी कहेंगे, पर मेजरली बुरा असर पड़ा, जिससे आक्रांता आए और आते ही गए जब तक अंग्रेज नहीं चले गए उस वक्त तक। तो सबसे पहले जो बात आती है हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो मिले हैं साक्ष्य कि हड़प्पा वासी ट्रेड करते थे सुमेरिया, जो कि मेसोपोटामिया वगैरह उस एरिया में ट्रेड किया जाता था। उसके एग्जांपल्स कपास से मिले हैं, सील से मिले हैं, वहाँ छोटी मोटी बस्तियाँ भी मिली है हड़प्पा कालीन लोगों की। और तो और ये शब्द भी मिला है कि हमें वो लोग मेलुआ के नाम से जानते थे। सुमेरिया की सभ्यता 4500 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच में फली फूली, यानी कि 4500 बीसी टू 1900 बीसी इन बिटवीन, जिसमें मेजरली ये सुमेरियाई सभ्यता थी जो आज के इराक में है। इन्होंने जो योगदान दिया सभ्यता ने मेजरली वो थी मैथ्स के बारे में और सिंचाई के बारे में, इरिगेशन के बारे में। उसके पास में ही पड़ता है इजिप्ट। तो इजिप्ट की सभ्यता थी जो अपने उरूज पे आई, वो 3100 बीसी से लेके 30 बीसी तक अपने चरम पे थी। इनका योगदान क्या रहा दुनिया में, वो मेजरली हम जानते हैं कि पिरामिड्स उन्होंने दिए, किस कारण से दिए और कैसे दे पाए। उसके पीछे एस्ट्रोनॉमी थी सबसे बड़ी, उनका एस्ट्रोनॉमी में ज्ञान अद्भुत था। एनाटॉमी, इससे पता चलता है कि एनाटॉमी में वो बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि आज हमें वो मम्मियाँ मिल रही है प्रिजर्व्ड ह्यूमन बॉडीज़, जो किसी और सभ्यता ने कर नहीं पाई। मेडिकल सर्जरी, इसके भी प्रमाण मिलते हैं, नाक कट जाना, कान कट जाना, वहाँ प्रोस्थेटिक का यूज़ करना, और वो स्किल बिल्डर्स थे, वो हम सबको पता है। और हमारे ईस्ट में हमारा पड़ोसी चाइना, जिसे इम्पीरियल चाइना कह सकते हैं, वो 2070 बीसी से लेके 220 एडी के बीच में इनका उस एंशिएंट काल में चरम था। ये मेजरली येलो रिवर के पास में सभ्यता पनपी, वहाँ खेतीबाड़ी किया करते थे, छोटी मोटी बस्तियों के भी अवशेष पाए गए हैं। वहाँ एक एम्पायर, जो पहला एम्पायर वहाँ का ज्ञात होता, वो है जी एम्पायर, XIA। अब पता नहीं मैंने प्रोनाउंस सही किया या नहीं किया, आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इनकी देन थी सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का पहला साक्ष्य
उस रीजन में मिलता है। फिर आई शांग डायनेस्टी, जिसका समय अवधि रहा 1600 बीसी से लेके 1045 बीसी तक, और 400 बीसी तक आते आते वहाँ कन्फ्यूशियस हुए। जैसे उसी समकक्ष हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध, महावीर, अजीविक वगैरह वगैरह हमारे यहाँ जो फिलोसफीज कल्टीवेट हो रही थी नई, उसी दौरान कन्फ्यूशियस चाइना में हुए, जिनकी टीचिंग्स आज तक प्रचलित है और रेलेवेंट है। और चाइना ने उस दौरान पेपर भी बनाया। अब आते हैं हम साउथ अमेरिका की साइड, जहाँ एंशियंट माया हुए, इंका हुए। इनकी समय अवधि कहलाती है 1000 बीसी से लेके 1520 एडी तक, जब तक स्पेनियर्ड्स साउथ अमेरिका आए नहीं। इतना ही उनका ज्ञात, हम इतना ही बात करेंगे जो, क्योंकि ये दूसरे कॉन्टिनेंट में और इन्होंने किसी तरह से हमें प्रभावित नहीं किया। पर चलो, जब बात चल ही रही है सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशंस की, तो हम इसे भी ले लेते हैं। ये प्रमुखता पाई गई मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एक छोटा सा देश है आज, वहाँ इनकी बस्तियाँ पाई गई हैं, इनके मंदिर पाए गए हैं। और प्रमुखता से हमें मक्के की खेती की भरमार मिलती है। और इनसे रिलेटिवली नए ग्रीस की सभ्यता, जहाँ पे मिनियंस, मैसेनियंस वगैरह पनपे, पर ये रिलेटिवली काफ़ी नए थे। जैसे कि 1000 बीसी के आसपास, जहाँ हमें अर्कली जैसा हीरो मिलता है इनका, और ट्रॉय जैसी कहानियाँ मिलती है। पॉलिथमी वगैरह आए थे, पिलनी द एल्डर्स वगैरह। तो ये मोटा मोटी देश में जब हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रखी थी, जहाँ हड़प्पा अपने उरूज पे थी, उस दौरान इसके समकक्ष ये और अन्य सभ्यताएं भी चल रही थी, फल फूल रही थी। यहाँ पे काफ़ी काम हुआ मैथमेटिक्स पे, उस वक्त की इंजीनियरिंग पे, उस वक्त की साइंस पे, और कहीं ना कहीं हड़प्पा से भी ये लोग अपना संबंध स्थापित किया हुआ था इन लोगों ने, और हम लोग भी किसी न किसी रूप से इनकी सोसाइटी में अपना योगदान दे रहे थे। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्री वैदिक या वैदिक एज की, जो लगभग स्टार्ट होती है 1900 बीसी में। 1900 बीसी में अब लोगों ने इसकी थ्योरियाँ दी है। आप कहाँ तक मेरे साथ इत्तेफाक रखते हैं, ये देखने की बात है। मैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि आप अपनी राय बनाएं। मैं कोई होता नहीं हूँ जो एक आप पे राय थोपूँ या कहूँ कि नहीं साहब ये मान लीजिए ज़्यादा सही है। तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के अनुसार ये साउथ ईस्ट से आए, जो आज का रशिया है, सेंट्रल रशिया, वहाँ से। और उस इलाके को जो साइंटिस्टों को मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को, सॉरी, यमनाया कल्चर जो आज का अपर मंगोलिया रीजन है, वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ से डीएनए रिसर्च की गई है, जेनेटिक रिसर्च की गई है। और वो लोग बोलते थे प्रोटो इंडो लैंग्वेजेस, जो सब लैंग्वेजेस की जननी है, ऐसा माना जाता, कहा जाता है। तो इनकी भाषाओं में जो द्रविडियन भाषा है, जो कहते हैं इंडो यूरोपियन, उसके अंदर ये फ़र्क है कि ट, ठ, ड़, ड, ढ़, इनको रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स भी कहा जाता है, जैसे कि डंडा, धौण, बड़ा। इन शब्दों का कोई जिक्र नहीं मिलता, या कोई
क्या कहें कि साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये शब्द यूनिक हैं अपनी साउथ सब कॉन्टिनेंट लैंग्वेजेज जो उस वक्त की लैंग्वेज रही होगी, जैसे कह सकते हैं द्रविडियन लैंग्वेज, उसमें पाया जाता है। तो ये इन दोनों को अलग करने वाली एक कड़ी है कि हाँ, प्रोटो इंडो लैंग्वेजेस में ये चीज़ें गौण थी, पर ये चीज़ें ये जो ट ठ ड ड ण ये द्रविडियन लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। और जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो डिसमिस करते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और जो लेफ्टिस्ट हैं वो इसका समर्थन करते हैं, ये बताने के लिए कि हाँ, बाहर से कोई आया था और डार्क स्किन लोगों पे राज किया, और उसने ही समाज में जो 4 विभाजन है उसको इम्प्लीमेंट किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अपनी अपनी राय हो सकती है। उससे पहले सोसाइटी में 3 ही हियरार्की थी, जिसमें थी प्रीस्टहुड यानी कि पंडित, पुजारी, महंत जो पूजा करवाते होंगे। दूसरे थे वॉरियर्स, योद्धा जो लड़ाई किया करते होंगे या सुरक्षा किया करते होंगे नगर की, ग्राम की। और तीसरे होते थे वाणिक या कि मर्चेंट्स, जो ट्रेड किया करते थे, यहाँ से सामान दूसरी जगह ले जाना, बेचना, खरीदना, जैसे इजिप्ट ले जाना, सुमेरिया ले जाना और ट्रेड करना। उसके अलावा और कोई डिवीज़न नहीं था। पर जब ये लोग आए होंगे तो इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को दास बनाया होगा, गुलाम बनाया होगा, और ये शूद्र एक नई कड़ी इस वर्ण व्यवस्था में जोड़ दी। चलो, ये बड़ा लंबा विषय, चर्चा का विषय हो सकता है, जो कि हमारा काम नहीं है। हम बात करेंगे इंटायरली हिस्ट्री के बारे में। आर्यंस का आगमन बताया जाता है 2000 से 1500 BC, और वैदिक एज का बताया जाता है 1500 से 500 BC। मुख्यतः ये लोग किसान थे ऐसे कहा जाता है, पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अगर वो सेंट्रल एशिया से आए हैं ऐसे, तो वहाँ पे कोई खेती का ऐसा कोई प्रमाण मिलते नहीं है, ना वहाँ ऐसी नदियाँ हैं या फ्लैट लैंड्स हैं जहाँ पे, या मौसम है जो उस चीज़ को सपोर्ट करता है। खेतियाँ परंपरागत से हिंदुस्तान में पाई गई, या सुमेरिया में पाई गई अच्छी खेतियाँ, या ईरान में। पर यह कहा जाता है कि ये आर्यंस आए जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में फार्मिंग को। ठीक है, ये संस्कृत की अर्ली फॉर्म जो थी उसमें बात किया करते थे। ये जानवरों की बलियाँ दिया करते थे। ये मुख्यतः अपने आयोजनों में सोम रस का उपयोग किया करते थे। इनके जो भगवान है इंद्र प्रमुख, जिसकी परिकल्पना ग्रीस में ज्यूस के नाम से भी की गई है। तो एक थ्योरी ये कहती है, ये लोग आर्यन थे, बाहर से आए, एक इनका धड़ा चला गया यूरोप की तरफ, जिन्होंने अपने उसी भगवान को ज्यूस के नाम से पूजा, और जो दूसरा धड़ा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की या ईरान की तरफ आया, उन लोगों ने इंद्र को पूजा। पर हैं ये कमोबेश एक ही लोग, एक ही भगवान है इनके। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बातचीत है थोड़ी बहुत। तो अगला विषय होगा हमारा इसी कड़ी में आयरन एज, जो कि प्री वैदिक काल का एक प्रमुख खंड है, कि कैसे कुछ समूह हिंदुस्तान में आया, या जो समूह हिंदुस्तान में रहता था उनको लोहे की नॉलेज प्राप्त हुई, और फिर लोहे से उन्होंने कैसे पूरे आर्यव्रत या भारत या हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख दिया, आने वाले समय को पूरी तरह से बदल के रख दिया। धन्यवाद।